नमस्कार बंधुओं, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र के नवीनतम पाठ्यक्रम के बारे में। 2024, 25, 26, 27, 28 सभी की परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा। यही सिलेबस आपको पढ़ना है। शिक्षा शास्त्र के बीए फिफ्थ सेमेस्टर में जब आप पहुंचते हैं या बीए फिफ्थ सेमेस्टर में आप पहुंच चुके हैं, फोर्थ सेमेस्टर का आप पेपर दे चुके हैं, इसका मतलब आप फिफ्थ सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं। एक आध सब्जेक्ट में अगर खुदा ना खास्ता फेल भी हो जाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि आप फेल होंगे नहीं, क्योंकि आपने शुक्ला स्टडी पॉइंट से पढ़ा है। हालांकि अगर हो भी जाते हैं बाई चांस तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप बैक पेपर डाल दीजिएगा, ठीक है, तो आपका पेपर वो हो जाएगा। तो उसको लेकर के टेंशन नहीं लेना आपको। फिफ्थ सेमेस्टर में आप पहुंच चुके हैं तो शिक्षा शास्त्र में 2 पेपर आपको देखने होंगे। पहला पेपर जो आपका होता है उसमें आपको एजुकेशनल असेसमेंट के बारे में पढ़ना होता है, यानी कि शैक्षिक आकलन के बारे में समझना होता है। शैक्षिक मूल्यांकन या शैक्षिक मापन पहले इसको बोलते थे, लेकिन आजकल के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इसको शैक्षिक आकलन बोलते हैं। सभी विश्वविद्यालयों का यही सिलेबस है, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कि बीए की फिफ्थ सेमेस्टर में शिक्षा शास्त्र के पेपर 1 में जो एजुकेशनल असेसमेंट है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं, किन किन चैप्टर से, किन किन टॉपिक से अधिकतर मात्रा में प्रश्न पूछे गए हैं पिछले वर्ष में, उन तमाम प्रकार के पहलुओं पर चर्चा करूँगा। ठीक है, तो बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, छोटा सा वीडियो, तो आप अंत तक जरूर देख लेंगे। ठीक है, शैक्षिक आकलन, ये शैक्षिक आकलन होता क्या है? शैक्षिक आकलन की अगर बात की जाए, यूनिट नंबर 1, इसमें क्या पढ़ना है भाई? यूनिट नंबर 1 में हमको क्या पढ़ना है? देखें, यूनिट नंबर 1 में हम लोगों को पढ़ना है आकलन के बारे में। आकलन यानी जिसको, आकलन को ही आप मूल्यांकन भी कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको आकलन का मतलब मूल्यांकन भी, मूल्यांकन, ठीक है, ना कर दें हम, तो मूल्यांकन भी इसका मतलब होता है, यानी कि असेसमेंट, या जिसको आप एक प्रकार से मेजरमेंट माने मापन होता है, और आकलन असेसमेंट होता है। मूल्यांकन को एवोल्यूशन बोलते हैं, लेकिन कभी कभी इसका अर्थ एक समान ले आता है। तो आकलन की मूल बातें समझेंगे अब। अच्छा, आकलन जो होता है इसमें आकलन भी शामिल है, मापन भी शामिल है, यानी कि असेसमेंट, मेजरमेंट एंड मूल्यांकन यानी एवोल्यूशन, ये तीनों शामिल हैं। तो इन तीनों की, आकलन की अवधारणा सबसे पहले समझेंगे। आकलन किसे कहते हैं, आकलन की परिभाषा, आकलन का अर्थ, फिर मापन की परिभाषा, मापन का अर्थ, मापन की विशेषताएं, आकलन की विशेषताएं, मूल्यांकन का अर्थ और मूल्यांकन की परिभाषा, मूल्यांकन की विशेषताएं, फिर इसके बाद में, यानी अवधारणा में ये हो गया। इसके अलावा फिर विशेषताएं भी मैंने बताई, और अंतर, यानी आकलन मापन में क्या अंतर है, आकलन मूल्यांकन में क्या अंतर है, मूल्यांकन मापन में क्या अंतर है। ठीक है, इन सभी के अंतर के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। फिर इसके बाद भौतिक बनाम मनोवैज्ञानिक मापन, यानी भौतिक मापन एक होता है, एक मनोवैज्ञानिक मापन होता है। दोनों मापन के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको समझेंगे। यानी कि लगभग 3 से 4 क्लास के माध्यम से हम लोग यूनिट नंबर 1 को क्लियर कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ठीक है, और इसकी जो एक प्रकार से चैप्टर मैं जब पढ़ाऊंगा तो उसकी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे उसको भी साथ साथ डिस्कस कर लूँगा, तो कोई दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, यूनिट नंबर 2 में हम पहुँचेंगे। इसके बाद यूनिट नंबर 2 में अपन को क्या पढ़ना है? यूनिट नंबर 2 में हमको पढ़ना है मानदंड क्या होते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, मानदंड को नॉर्म्स बोलते हैं शायद अंग्रेजी में, नॉर्म्स यानी मानदंड। कुछ मानदंड होते हैं समाज के, या कुछ मानदंड होते हैं मापन के, कुछ मानदंड होते हैं मूल्यांकन के। किन आधारों पर मापन किया जा रहा है, किन आधार पर एक प्रकार से चीज़ें बताई जा रही हैं, वो आधार ही नॉर्म्स कहलाते हैं, वो आधार ही मानदंड कहलाते हैं, मापदंड कहलाते हैं। तो मानदंड का अर्थ और परिभाषा, महत्व और विशेषता सब कुछ समझेंगे। इसके बाद में क्रेडिट सिस्टम क्या होता है, क्रेडिट सिस्टम के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण आपका ये पहली यूनिट है, यहाँ से लगभग और लगभग 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो इसको मैं कवर कर दूंगा बहुत ही अच्छे से। इसके बाद में यहाँ से भी लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन आता है मानदंड को लेकर के, या 5 नंबर का, इसके बारे में भी आपको बताऊँगा। इसके अलावा अगला जो चैप्टर है आपका यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 में अपन को पढ़ना है उपलब्धि परीक्षण के बारे में। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण जो होता है, यानी कि एक प्रकार से कोई बच्चा मान लेते हैं एडमिशन उसका दिलवा दिया, बच्चे ने 1 साल पढ़ा, अब 1 साल में उसने क्या प्राप्त किया, वही उसकी उपलब्धि है। तो उसको जांचने की एक प्रकार से टेक्निक्स होती है, वही उपलब्धि परीक्षण होती है। यानी कि एक बच्चे ने 1 साल के अंतर्गत क्या जानकारी हासिल की, उसको जानने के लिए जिस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है वही परीक्षण उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। ठीक है, समझ रहे चीज़ों को? तो उपलब्धि परीक्षण का अर्थ समझेंगे, उपलब्धि परीक्षण की परिभाषा, उपलब्धि परीक्षण का क्या उद्देश्य होता है, और उपलब्धि परीक्षण किन किन प्रकारों से करते हैं, यानी कि इसके कई प्रकार होते हैं। अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग मेथड्स का प्रयोग करके हम लोग एक प्रकार से किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की उपलब्धियों के बारे में, उपलब्धि परीक्षण के बारे में जानकारी करते हैं। इसमें जैसे इसके प्रकार में एक होती आत्मनिष्ठ जो है, एक होती वस्तुनिष्ठ।
आत्मनिष्ठ जो एक प्रकार सब्जेक्टिव हो गया, वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। तो इसके बारे में आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो होता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ये सब कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। ऐसे आपकी परीक्षा होती है तो किसी किसी विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, किसी किसी में लिखित क्वेश्चंस आते हैं, तो वही एक प्रकार से ये मापने का, उपलब्धि परीक्षण मापने का ही तरीका होता है आपका। और एक अच्छे परीक्षण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, एक अच्छा परीक्षण कैसा होना चाहिए, उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। यहाँ से प्रश्न परीक्षा में लगभग 10 नंबर का आपकी परीक्षा में आता है, ये भी मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा। इसके अलावा यूनिट नंबर 4 में क्या पढ़ना है हमको, यूनिट नंबर 4 में हमको पढ़ना है बुद्धि के बारे में। बुद्धि से प्रश्न खूब आते हैं। बुद्धि क्या है, बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि कितने प्रकार की होती है, बुद्धि के कई प्रकार हैं, तो बुद्धि के प्रकार को समझेंगे। जिसमें और भावात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है इसके बारे में समझेंगे, पूरा विस्तार से इसकी अवधारणा सारी चीज़ों को समझाऊंगा। इसके अलावा बुद्धि के मापन को लेकर के भी प्रश्न पूछा आता है, तो अगला जो चैप्टर आएगा आपका बुद्धि को मापन को लेकर के होगा। यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 को मिलाकर के लगभग 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं परीक्षा में। बुद्धि को लेकर के हमेशा 2 प्रश्न कम से कम एग्जाम में पूछे आते हैं, ठीक है। अगर लघु उत्तरीय, अतिलघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं तो आपके एक प्रकार से लगभग 5 से 10 क्वेश्चंस जो होते हैं आपके वो कहीं नहीं गए हैं। बुद्धि का मापन, अब शाब्दिक बुद्धि परीक्षण एक होता है, एक होता है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, दोनों के बारे में विस्तार से जानूंगा। इसके एक होता है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और एक होता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या है और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या है, ये 4 प्रकार के जो बुद्धि परीक्षण है इनके बारे में अलग अलग करके डिटेल में हम जानकारी देखेंगे, विस्तार से आपको समझाऊंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और लिखित क्वेश्चंस भी आपको बताने का प्रयास रहेगा। इसके अलावा मॉडल पेपर्स वगैरह भी मिलते रहेंगे समय समय पर। यूनिट नंबर 6 क्या पढ़ना है, यूनिट नंबर 6 में हमको व्यक्तित्व के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, व्यक्तित्व माने होता है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी क्या है, पर्सनालिटी की परिभाषा, पर्सनालिटी की विशेषता, यानी व्यक्तित्व की परिभाषा, व्यक्तित्व किसे कहते हैं, व्यक्तित्व की अर्थ को समझेंगे। और व्यक्तित्व एक प्रकार से इसका कितने प्रकार होते हैं, व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व के प्रकार, जिसमें सिगमंड फ्रायड जो हैं, सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के प्रकार को ईगो एंड सुपर ईगो में बताते हैं, यानी 3 ईड ईगो एंड सुपर ईगो की बात करते हैं, इदम, अहम और पराहम की बात करते हैं। सिगमंड फ्रायड का एक सिद्धांत है मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, तो मनोविश्लेषण सिद्धांत के बारे में समझेंगे। रेमंड कैटल का एक सिद्धांत है सील गुण का सिद्धांत, व्यक्तित्व को परिभाषा को लेकर के। अच्छा, व्यक्तित्व को लेकर के एक आपको पढ़ना है नहीं, लेकिन एक व्यक्ति हैं उनका नाम है कार्ल जुंग। क्या नाम है, कार्ल जुंग एक व्यक्ति हैं, उन्होंने व्यक्तित्व को 2 प्रकार बताए हैं। वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं, पहला है अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है, अंतर्मुखी, और दूसरा होता है बहिर्मुखी। अंतर्मुखी व्यक्तित्व जो होता है वो एक प्रकार से क्या करता है, समाज में एक प्रकार से उठता बैठता नहीं है, समाज के लोगों से मिलता नहीं है, पढ़ा लिखा जरूर होता है, लेकिन एक प्रकार से जो है जिसको कहते हैं घर घुसना है, मतलब कि ज़्यादा समाज से मतलब नहीं, समाज के लोग इसको जानते नहीं, हंसमुख कम है। लेकिन जो बहिर्मुखी होता है हंसमुख होता है, दूसरों को मतलब जो मजाकिया टाइप का होता है, समाज में उठता बैठता, समाज में जान पहचान होती है लोगों की, वो होता है आपका बहिर्मुखी व्यक्तित्व। तो ये कार्ल जुंग ने बताया। ऐसे ही सील गुण के सिद्धांत जो हैं इसके बारे में समझेंगे, और मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत हम पूरा समझेंगे, ठीक है। तो कैटल का है सील गुण का सिद्धांत, सिगमंड फ्रायड का है मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, ऐसे ही कई और विद्वान हैं जिन्होंने व्यक्तित्व के बारे में सिद्धांत दिए हैं। तो व्यक्तित्व के और सिद्धांतों के बारे में भी हम जान लेंगे यहाँ पर, ठीक है, कि किन किन विद्वान ने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं। तो व्यक्तित्व को लेकर के यहाँ से लगभग आपके 10 से 5 नंबर के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। इसके बाद में इकाई नंबर 6 में हम देखेंगे क्या पढ़ना है। इकाई नंबर 6 में व्यक्तित्व का आकलन, यानी व्यक्तित्व का जो मूल्यांकन है, व्यक्तित्व का असेसमेंट, व्यक्तित्व को कैसे मापा जाता है, ठीक है। व्यक्तित्व में एक प्रकार से केवल पर्सनालिटी का मतलब केवल ये नहीं होता कि भाई बॉडी सॉडी बना ली, डोले सोले बना लिया जिम उम करके तो आपकी पर्सनालिटी ठीक है, नहीं। पर्सनालिटी का मतलब आपका व्यक्तित्व, आपका चरित्र दोनों इंपॉर्टेंट होता है, कि यानी कि आप एक प्रकार से पढ़ने में कैसे हैं, आप दिखने में कैसे हैं, आप बोलने में कैसे हैं, आप एक प्रकार से आपका व्यवहार कैसा है, आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ठीक है, और आप किस तरीके के सिचुएशन में किस तरीके की एक प्रकार से धारणा रखते हैं, ऐसे तमाम प्रकार के पहलुओं पर चर्चा होती है। तो उसको आकलन करने के लिए, व्यक्तित्व को मूल्यांकन करने के लिए कई विधियाँ होती हैं, उन सभी के बारे में समझेंगे। व्यक्तित्व परिसूची विधि, परिक्षेपी विधि, परिक्षेपी विधियों में एक प्रकार से बेसिकली कई विधियाँ हैं, और व्यक्तित्व परिसूची विधियों में कई विधियाँ। परिक्षेपी विधियों में जैसे कि आप देखते हैं एक व्यक्ति हैं उनका नाम लियोपोल्ड बेलैक नाम के एक व्यक्ति हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने एक प्रकार से प्रक्षेपी विधियों में एक दिया था TAT व्यक्तित्व परीक्षण, नहीं ये एक प्रकार से दिया था मॉर्गन एंड मुरे ने। ये सिद्धांत किसने दिया है, मॉर्गन एंड मुरे, ये एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक है मॉर्गन एंड मुरे।
तो इन्होंने एक प्रकार से दिया TAT व्यक्तित्व परीक्षण, थियोमेटिक एप्रोसेशन टेस्ट, ये प्रक्षेपी टेक्निक है। इसके अलावा एक प्रक्षेपी टेक्निक है CAT व्यक्तित्व परीक्षण। CAT व्यक्तित्व परीक्षण, जब आप 6 सेमेस्टर में जाएंगे तो आप व्यक्तित्व के बारे में समझेंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड व्यक्तित्व विकास आपको पढ़ना है वहाँ पर 6 सेमेस्टर में को करिकुलर सब्जेक्ट के रूप में सभी को पढ़ना है, BA वालों को, BSc वालों को, BCom वालों को, सबको। तो उसमें जो CAT परीक्षण होता है, TAT व्यक्तित्व परीक्षण, CAT व्यक्तित्व परीक्षण, और एक होता है आपका जो है हरमन रोसा के द्वारा दिया गया है, हरमन रोसा के द्वारा दिया गया है स्याही धब्बा परीक्षण। क्या दिया गया है? स्याही धब्बा परीक्षण, ठीक है, स्याही धब्बा परीक्षण दिया गया। इसके बारे में भी हम जानेंगे, ये भी आपको प्रक्षेपी टेक्निक्स हैं, ठीक है। तो हरमन रोसा ने ये दिया है। CAT व्यक्तित्व परीक्षण यानी चाइल्ड एप्रोसिएशन टेस्ट या चिल्ड्रन एप्रोसिएशन टेस्ट, ये एक प्रकार से बच्चों के टेस्ट के लिए है, बच्चों को व्यक्तित्व को नापने के लिए, और ये जो है 11 या 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए है TAT, ठीक है। इसको दिया है बेलाक महोदय ने, बैलाक महोदय, जिनका पूरा नाम है लियोपोल्ड बैलाक, ठीक है, लियोपोल्ड बैलोक इनका पूरा नाम है। CAT व्यक्तित्व परीक्षण देते हैं, हरमन रोसा स्याही धब्बा परीक्षण देते हैं। तो ये प्रक्षेपी तकनीक है, ऐसी व्यक्तित्व परिसूची होती है कि पर्टिकुलर व्यक्तित्व के बारे में जब जानकारी लेते हैं तो इस तरीके से इनके बारे में पूरा विस्तार से समझानेंगे, व्यक्तित्व का परीक्षण कैसे क्या आता है। इसके बाद में यूनिट नंबर 8 यानी लास्ट इकाई में हमको क्या पढ़ना है, इसमें हम लोगों को अभिक्षमता के बारे में पढ़ना है कि कैपेसिटी कैसे होती है व्यक्ति के अंदर कर, ठीक है। अभिक्षमता क्या है, अभिक्षमता कितने प्रकार की होती है, अभिक्षमता की क्या क्या विशेषताएं हैं, और अभिक्षमता का मापन हम कैसे करते हैं। एक ही वीडियो के माध्यम से सारी चैप्टर को यहाँ पर समाप्त कर देंगे। व्यक्तित्व के जो विधियाँ हैं ये सब, इसको भी 1-2 वीडियो, इसमें लगभग 2 से 3 क्लास लग सकती है इस क्लास में, इसमें एक ही क्लास में मैं निपटा दूंगा। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये आपका रहा पेपर 1 का सिलेबस। इसके बाद में पेपर 2 का भी सिलेबस आपके लिए जल्द ही मैं लाऊंगा, तो उसको लेकर के परेशान हो। पेपर 2 में आपको शिक्षा शास्त्र में क्या पढ़ना है, पेपर 2 में आपको पढ़ना है एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स यानी कि शैक्षिक सांख्यिकी के बारे में आपको यहाँ पर जानना है। पूरा विस्तार से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे आपको यहाँ पर मैंने चर्चा करा सिलेबस, ऐसे ही पेपर 2 का भी सिलेबस आपका चर्चा कर दूंगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे और लगातार आपकी क्लासेस होती रहेंगी, ठीक है। धन्यवाद।